जाने जहां में खुश आमदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सिर्फ एक मुलाकात जो इमामा की उस बूढ़ी अम्मा के साथ हुई थी उसने उसकी कैसे जिंदगी बदल दी थी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल दिया था कि सिर्फ एक दो इंसानों के पीछे वो उन तमाम रिश्तों को कैसे भूल सकती है जो उसके साथ हर खुशी हर गम में साथ थे। सालार उसके साथ था, चाहे उसका बुरा वक्त था चाहे उसका अच्छा वक्त था, और वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकती थी। तो उसने फैसला किया कि अब वो वापस जाएगी सालार के पास और अपनी जिंदगी की खुशियों में वापस। सो फाइनली वो न्यूयॉर्क जा चुकी है। और जो कहानी अब आपके सामने नॉवेल की बयान की जा रही है वो 6 साल गुजरने के बाद है। इन 6 सालों में उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इमामा के यहाँ एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ और वो भी अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में। 6 साल बाद बैरूनी गेट हमेशा की तरह घर में काम करने वाली मेड ने खोला था। ड्राइवे पर गाड़ी खड़ी करते हुए सालार ने अभी ड्राइविंग सीट का दरवाजा ही खोला था, जैसे हर रोज की तरह लॉन में उनके खेलते दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आ गए थे। 4 साला जिब्रील पहले पहुंचा था और ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे उसने अपने बेटे का चेहरा चूमा। वो पसीने से शराबूर था। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने जिब्रील का माथा चूमा और चेहरा साफ किया, जिसने बड़ी फर्माबरदारी से करवा लिया था। और 2 साला अनाया, उसकी छोटी बेटी, तब तक हाँफती कांपती शोर मचाती गिरती पड़ती उसके पास आ गई थी और दूर से फैले उसके बाजुओं को देखकर वो कुछ और खिलखिलाई थी। उसने हमेशा की तरह उसे गोद में लिया था और बहुत जोर से उसे भेजने के बाद उसने बारी बारी बेटी के दोनों गाल चूमे थे। जिब्रील तब तक ड्राइविंग सीट का दरवाजा बंद कर चुका था। उसने अनाया को नीचे उतार दिया और वो दोनों बाप से मिलने के बाद दोबारा लॉन में भाग गए थे, जहां वो मेट की 2 बेटियों के साथ खेलने में मसरूफ थे। वो चंद लम्हे ड्राइवे पर खड़ा अपने बच्चों को देखता रहा और फिर गाड़ी के पिछले हिस्से से अपना ब्रीफकेस और जैकेट निकालते हुए वो घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमामा तब तक उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ चुकी थी और दोनों की नजरें मिली थी। वो हैरानी से उसके पास आती हुई मुस्कुराई। आज तो जल्दी आ गए आप। हाँ, बस वो आज ज्यादा काम नहीं था। अच्छा तो ढूंढ लेते ना आप। वो जवाबन उसके हाथ से जैकेट लेते हुए हंसी और वो जवाब देने के बजाय मुस्कुरा दिया। अपने बेडरूम में बैठे उसने जब तक अपना ब्रीफकेस रखा और जूते उतारे वो उसके लिए पानी ले आई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके हाथ में पकड़ी ट्रे से ग्लास उठा रहा था जब इमामा ने अचानक पूछा था और उसने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे थके हुए लगे इसलिए पूछ रही हूँ। सालार ने जवाब देने के बजाय ग्लास मुंह से लगा लिया और वो ट्रे लेकर चली गई। कपड़े तब्दील करके वो सिटिंग एरिया में आ गया था और लॉन में उनके दोनों बच्चे अभी भी फुटबॉल के पीछे भागते फिर रहे थे। वो सिटिंग एरिया की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। कांगू का मौसम उसे कभी पसंद नहीं रहा था और उसकी वजह वो बारिश थी जो किसी वक्त भी शुरू हो सकती थी और जो शायद अभी कुछ देर पहले ही शुरू होने वाली थी और जो शायद अभी कुछ देर में फिर से शुरू होने वाली थी। कंशासा में पिछले कई दिन से हर रोज इसी वक्त बारिश होती थी। दोपहर के आखिरी चंद घंटे, 1-1.5 घंटे की बारिश और उसके बाद मतला साफ हो जाता। तो ये ले जनाब आपकी चाय। वो इमामा की आवाज पर बाहर लॉन में देखते बेख्तियार पलटा। वो एक ट्रे में चाय के 2 मग और एक प्लेट में चंद बिस्किट लिए खड़ी थी। थैंक यू। वो मग और एक बिस्किट उठाते हुए मुस्कुराया। अरे बाहर चलते हैं ना बच्चों के पास। वो बाहर जाते हुए बोली। हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, किसी कॉल का इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो सर हिलाते हुए बाहर चली गई। चंद मिनटों के बाद उसने इमामा को लॉन में नमूदार होते देखा था। लॉन के कोने में पड़ी कुर्सी पर वो बैठते खिड़की में उसे देखकर मुस्कुराई थी और वो भी जवाबन मुस्कुराया था। चाय का मग और बिस्किटों की प्लेट अब लॉन में उसके सामने पड़ी टेबल पर रखी थी। उसने बारी बारी जिब्रील और अनाया को उसके पास आकर बिस्किट लेते हुए भी देखा। जिब्रील ने बिस्किट लेकर जाकर नोनो और लोया को दे दिया था और चारों बच्चे एक बार फिर से फुटबॉल खेलने लगे थे।
सिटिंग एरिया की खिड़की के सामने खड़े बाहर देखते हुए जैसे एक फिल्म देख रहा था, एक मुकम्मल फिल्म। उसकी जिंदगी इस कदर हसीन हो जाएगी, उसकी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे होंगे और वो इतनी खुशी से रह रहे होंगे, इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। ऐसी लाइफ हमेशा से उसकी आइडियल लाइफ थी, जहां पे इमामा का साथ था और जहां पे उनके बच्चे थे। उसके हाथ में पकड़ी चाय तब तक ठंडी हो चुकी थी। एक गहरा सांस लेकर उसने मग पास पड़ी टेबल पर रख दिया। इमामा का अंदाजा ठीक था, वो ठीक नहीं था। वो खिड़की के शीशे से बाहर लॉन में नजर आने वाली खुशहाल फैमिली को देख रहा था। आइडियल परफेक्ट लाइफ का एक मंजर, उसके बच्चों के बचपन के कीमती लम्हे। अपने अंदर एक और नन्हा वजूद लिए उसकी बीवी का मुतमईन और मसरूर चेहरा। चंद पेपर्स को फाड़कर फेंक देने से ये जिंदगी ऐसी ही खूबसूरत रह सकती थी। वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह कमजोर पड़ा। औलाद और बीवी वाकई इंसान की आजमाइश होते हैं। उनके लिए जिन्हें माल आजमाने से कासिर रहता है, उन्हें देखते हुए वो भी उसे आजमाइश का शिकार हो रहा था। एक मर्द, एक शौहर, एक बाप के तौर पर लॉन में मौजूद उसकी फैमिली उसकी जिम्मेदारी थी। वो उनसे खून और मोहब्बत के रिश्तों से बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसकी नजर भटक कर जिब्रील और अनाया के साथ खेलने वाले 4 और 6 साल की उन 2 स्याह फाम लागर बच्चियों पर पड़ गई थी। हेडी की वो दोनों बेटियां अगर इस वक्त मुनासिब लिबास और जूतों में मलबूस थीं तो उसकी वजह हेडी का उनके घर काम करना था, वरना वो घूंबे के बदहाली के शिकार 1000 बच्चों की तरह अपना बचपन किसी आसाइश के बगैर मेहनत मुशक्कत करके गुजार रही होती और उनके वहां से चले जाने के बाद उनका मुस्तकबिल फिर किसी बेयकीनी का शिकार हो जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस मगरबी नौ आबादी के वहां आ जाने से पूरा अफ्रीका बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा था, वो उसी मगरबी नौ आबादियत के एक नुमाइंदे के तौर पर वहां मौजूद था। उसने अपनी 30 साला मुलाजमा को ड्राइवे पर खड़े अपने बच्चियों की किसी शॉट पर तालियां बजाते देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन के कोने में कुर्सी पर बैठी उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर खुश हो रही थी। एक लंबे अरसे के बाद वो पहली बार वहां खड़ा अपनी औलाद का इस औरत की औलाद से मुवाजना कर रहा था, अपनी बीवी की जिंदगी और उस औरत की जिंदगी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि वो आज वहां उस काम के लिए नहीं खड़ा था। तभी उसका फोन बजने लगा। एक गहरा सांस लेकर उसने फोन करने वाली की आईडी देखी। कॉल रिसीव करते हुए उसे अंदाजा था कि इस वक्त दूसरी तरफ वो किससे बात करने वाला था। उसे अपनी फैमिली की जिंदगी और इस्तीफे में से एक चीज का इंतखाब करना था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछले कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीजों की वजह से पहचाना जाता था। खाना जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा चुके थे। गुर्बत, यूएनए के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कांगो यूएनए के 188 ममालिक की फहरिस्त में 127वें नंबर पर था। मादनी वसाइल, जिनके ज़खायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, और घने जंगलात जहां पर कसरत से बारिशें होती थीं, और पस्ता कामत स्याह फाम लोग। कांगो के उन जंगलात में सदियों से पाए जाने वाले इंसानों की एक ऐसी नस्ल, मुहज़्ज़ब जमाने के वाहिद गुलाम जिन्हें गुलाम बनाना कानूनन जायज था। और ये पहचान सिर्फ कांगो की नहीं थी, अफ्रीका के हर मुल्क की पहचान कमोबेश ऐसी चीजें बन चुकी थी। एक छठी शनाख्त जो इन सब मुल्कों में मुश्तरका है, वो मगरबी इस्तामारियत की नई शक्ल है, वर्ल्ड बैंक, जो इन तमाम मुल्कों में गुर्बत को खत्म करने और बुनियादी इंसानी जरूरियात की फराहमी के लेबल के नीचे इन तमाम ममालिक में अमरीका और यूरोपीय ममालिक को अपनी मल्टी नेशनल कंपनीज के जरिए अफ्रीका के कुदरती और मादनी वसाइल को गन्ने के रस की तरह निचोड़ने का मौका फराहम कर रहे हैं। सालार सिकंदर जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा, तब तक इस मंसूबे को 3 साल हो चुके थे। सालार सिकंदर को यह अंदाजा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक इसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन ये उसे अंदाजा बहुत जल्द हो गया था। इबाका से पहली मुलाकात के बाद पेट्रिस इबाका से सालार सिकंदर की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में आए तकरीबन 1 साल होने ही वाला था जब लामू को नामी जगह को अपनी टीम के साथ वो विजिट करते हुए पेट्रिस इबाका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पस्ता कद लोगों के साथ अचानक वहां आ गया था, जहां सालार और उसकी टीम के लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर उस इलाके का जायजा ले रहे थे।
जिसे कुछ अरसा पहले ही एक यूरोपियन टिम्बर कंपनी को लीज पर दिया गया था। उनके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी मौजूद थी और उन गार्ड्स ने इबाका और उसके ग्रुप के लोगों को यकदम वहां नमूदार होते देखकर हवास बाख्तगी के आलम में बेदरेग फायरिंग शुरू कर दी थी। सालार ने 2 पिग्मीज को जख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों को दरख्त की ओट में छुपते और फिर बुलंद आवाज में इबाका को किसी दरख्त की ओट से अंग्रेजी जुबान में ये पुकारते सुना था कि वो हमला करने नहीं आए, बात करने आए हैं। सालार उस वक्त अपनी गाड़ी के ओट में था और उसी ने सबसे पहले इबाका की पुकार सुनी थी। सालार की टीम के साथ मौजूद गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हुए तब तक टीम के तमाम अफराद को गाड़ियों में पहुंचा चुके थे, मां सिवाय सालार सिकंदर के। इससे पहले कि वो अपनी गार्ड्स की रहनुमाई में गाड़ी में सवार होता और फिर उसकी गाड़ी भी वहां से तेज रफ्तारी से गायब हो जाती, सालार ने गार्ड से वहां की मकामी जबान कंगाला में कहा था कि वो उस पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है और वो फायरिंग बंद कर दें, क्योंकि ये यकतरफा है। दूसरी तरफ से तो न फायरिंग हो रही है और न ही किसी और हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक उससे बहस करते रहे और इस बहस को खत्म करने का वाहिद हल सालार ने वो निकाला था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती थी अगर दूसरा ग्रुप वाकई मुसल्ला होता तो। वो एकदम जमीन से उठकर गाड़ी की ओट से बाहर निकल आया था। उसके सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स उन पिग्मीज के सामने आने पर इस तरह हवास बाख्ता नहीं हुए थे जितना सालार के इस तरह बाहर निकलकर सामने आ जाने पर। फायरिंग अब तक थम गई थी और इसकी तकलीद में उसकी सिक्योरिटी के अफराद भी बाहर निकले आए थे। वहां अब सिर्फ 2 गाड़ियां थीं। टीम के बाकी सब अफराद वहां से अपने अपने गार्ड्स की हिफाजत में निकल चुके थे। फायरिंग के थमते इबाका भी बाहर निकल आया था और सालार ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया था और फिर वो 4.5 फुट कद के बेहद स्याह चिपटी नाक वाले और मोटी मोटी स्याह आंखों वाले आदमी की तरफ मतवज्जा हुआ जो अपने साथियों के बरक्स जीन्स और शर्ट में था। उन नंगे पांव वाले पस्त कामत लोगों के दरमियान जॉगर्स पहनने बेहद वो अजीब लग रहा था। पेट्रिस इबाका, इस पस्त कामत शख्स ने आगे बढ़कर तारुफ करवाते हुए सालार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे थामने से पहले सालार ने बड़े नपे तले अंदाज में इबाका का सर से पांव तक जायजा लिया था। वो अभी तक यही समझ रहा था कि वो भी इन मफलूकल हाल लोगों ही की तरह होगा जो गैर मुल्कियों की गाड़ियां सामने आने पर इमदाद के लिए उनके सामने आ जाते थे। माली इमदाद ना सही, लेकिन खुश खुराक के डब्बे, दूध, जूसेस भी उनके लिए कयाशी होती थी। सालार भी इबाका से ऐसी किसी डिमांड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाबन इबाका की जबान से अपना नाम सुनकर वो हैरान हो गया था। उसने इबाका से अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं था, फिर भी वो उसे नाम से कैसे जानता था? वो इबाका से ये सवाल किए बगैर नहीं रह सका और उसने जवाबन उसे बताया कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। और वो यहीं रुका नहीं, कहने लगा कि वो बहुत अरसे से सालार से मिलने की कोशिश कर रहा था। लोमोका में होने वाले विजिट के बारे में भी उसे बैंक के ऑफिस में काम करने वाले किसी मकामी आदमी ने बताया था, जिसने इबाका की सरतोड़ कोशिश के बावजूद सालार से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट के हुसूल में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और ये चंद दिनों या हफ्तों की बात नहीं थी। इबाका वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड से मुलाकात के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था। वो सालार के ऑफिस नंबर्स पर हर रोज ढेरों कॉल्स करता रहता था। वेबसाइट पर मौजूद उसके ईमेल एड्रेस पर उसने सैकड़ों ईमेल्स की थी, जिनका जवाब हर बार सिर्फ मौसूली ही का आया था। उसके बाद आगे कुछ नहीं। फोन कॉल्स रिसीव करने वाले सालार के अमले के अफराद के पास भी इबाका के लिए सिर्फ एक ही जवाब था, और वो ये कि वो मीटिंग में है, आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। इबाका की मुलाकात का मकसद जानकर उसे जवाबन बड़े नॉर्मल अंदाज में टाला जाता। उसकी गुफ्तगू सुनते हुए सालार उसकी जुबानों बयान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। उसे अब शुबा नहीं रहा था कि बेल्जियम की कॉलोनी होने की वजह से जिस मुल्क की कौमी जुबान फ्रेंच हो, वहां उस अमरीकन लबो लहजे में अंग्रेजी में इतनी रवानी से बात करने वाला जंगलात का बासी होने के बावजूद बैरून मुल्क का तालीम याफ्ता होगा। ये नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ सालार सिकंदर ने सुना था उसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पेट्रिस इबाका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट था और रवाल स्ट्रीट में जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगू आया था।
अपने वॉलेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड्स उसने सालार सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए थे और उसने बेहद बेयकीनी से उन्हें पकड़ा। वो फकीर पस्त कामत बेमाया शख्स था, कांगो के जंगलात में तीरों, नेजों और पत्थरों से शिकार करके पेट की भूख मिटाने वाला एक जंगली। वो हॉवर्ड की कैंडी बिजनेस स्कूल कहां से पहुंच गया था और फिर जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वो यहां क्या कर रहा था? ये सारे वो सवाल थे जो उसके जहन में आ रहे थे, और ये वो सवाल था जिसका जवाब पेट्रोस इबाका ने सालार सिकंदर को उसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो वो उस मुलाकात में सालार सिकंदर को देने आया था। पेट्रोस इबाका 10 साल की उम्र में लुमौका में एक बच्चे के तौर पर एक मिशनरी से मुतारिफ हुआ था, जो उसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहां के लोगों से राब्ता और कम्युनिकेशन के लिए साथ लेकर फिरता अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहां उसने पेट्रोस का नाम दिया उसे, एक नया मजहब भी। लेकिन सबसे बढ़कर यह कि उसने इबाका को तालीम दिलवाई, तालीम के लिए खैरात से फंडिंग दिलवाई। इबाका बेहद ज़हीन था और रेवन जॉनसन ने उसकी जहानत को जांच लिया था और वो इबाका को उसके बाद हर साल कांगो लाता रहा, जहां इबाका का खानदान आज भी उसी तरह जी रहा था। 10 साल इबाका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे थे, मगर उसके बावजूद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी, और उन्हें उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से होने वाले बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के उस हिस्से में शुरू हो गया था जहां इबाका का कबीला आबाद था। उसका खानदान और खानदान से भी बढ़कर वो 10,000 लोग जो अब जंगल के हिस्से से बेदखल किए जा रहे थे, जिसमें वो सदियों से रह रहे थे, और जंगल भी कटने जा रहा था और वो सारी जमीन साफ होती। फिर उसके बाद वहां उन मादनियात की तलाश शुरू होती जो उस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और इबाका का मसला उसका अपना खानदान नहीं था, इबाका का मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था जो अब जगह जगह जोन्स बनकर काटा जा रहा था और कहीं नेशनल पार्क बनाकर उन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा था। वो तफसीलात बताने लगा कि हम 5 लाख लोग हैं, मगर ये जंगल तो कांगो के 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टिम्बर इंडस्ट्री को मावनत दे रहा है क्योंकि इससे हमारी गुर्बत खत्म होगी। जब चंद दिहाइयों में जंगल ही गायब होकर यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगे, तो कांगो के लोग क्या करेंगे? तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो खुदा ने हमें दिया है। अगर कभी हम वेस्ट में उनसे सब कुछ छीनने पहुंच गए तो कैसा लगेगा तुम लोगों को? इबाका ने अपना केस तो बहुत तहजीब से पेश किया था, मगर बात के इख्तिताम तक उसकी बेयकीनी उसके लबो लहजे से झलकने लगी थी। सालार सिकंदर के पास उसके सवालों के रटे रट्टाए जवाबात थे। इस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में होने वाले और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात उसकी उंगलियों पर थीं। वो वहां वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था और ये मुमकिन नहीं था कि इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में उसे पता ना होता, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि पेट्रोस इबाका के इंकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी नाक के नीचे हो रहा था और उसे पता भी नहीं था, लेकिन वो इस सब का हिस्सेदार था क्योंकि वो सब कुछ उसके दस्तखतों के साथ मंजूर हो रहा था। कांगो में वो पहली बार नहीं आया था और ना ही अफ्रीका और उसके मसाइल उसके लिए नए थे, ना ही वहां के वसाइल पर मगरब की टपकती हुई राल उसके लिए कोई पोशीदा बात थी, लेकिन वो हमेशा यही समझता रहा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं और कोई भी फलाही काम करने वाली बैनुल अक़वामी मालियाती तंजीम अपने मफादात को बालाए ताक रखकर किसी मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वो उन्हें इतनी छूट देता था। लेकिन इबाका के एतराजात और इंकशाफात ने उसे हिला के रख दिया था। जो कुछ वहां हो रहा था वो वर्ल्ड बैंक के अपने चार्टर के खिलाफ था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और वर्ल्ड बैंक की दिलचस्पी और मर्जी से हो रहा था। उसे शदीद अफसोस हो रहा था कि उसने उन कागजात पे दस्तखत क्यों किए थे। इबाका की दी हुई फाइलों के अंबार वो कई हफ्ते पढ़ता रहा, कई हफ्ते वो अपने आप से जंग करता रहा था। वर्ल्ड बैंक के इमा पर वहां ऐसी कंपनियों को लकड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अफ्रीका के दूसरे बहुत से ममालिक में इसी हवाले से काबिल एतराज रहा था।
लकड़ी कट रही थी, जंगल साफ हो रहा था, आबादी बेदखल हो रही थी और जिन शरायात पर इन कंपनीज को वहां लाइसेंस दिया गया था वो कंपनीज इन शरायात को पूरा नहीं कर रही थी। उन्हें लकड़ी के एवज उस इलाके लोगों की मुआशी हालत सुधारने का फरीजा सौंपा गया था, लेकिन वो कंपनियां करोड़ों डॉलर्स की लकड़ी ले जाने के एवज चंद आर्जी नौयत के स्कूल्स और डिस्पेंसरीज लोगों को फराहम कर रही थी। बस खुराक, खुशदूद, नमक और मसाला जात की शक्ल में ही दी जा रही थी और ये सब वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स के निगरानी के बावजूद हो रहा था, क्योंकि पिग्मीज को उस मुल्क में अछूत का दर्जा हासिल था और उन कंपनीज के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते थे। अफसोस, वो हुकूमती ओहदेदारान के पास नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक काम कर सकते थे, एहतजाज, एनजीओज के जरिए या फिर मीडिया के जरिए, और ये काम बहुत मुश्किल था। वो मुहज्जब दुनिया का हिस्सा नहीं था जहां पर किसी के साथ होने वाली ज्यादती 4 घंटे में हर बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती थी। वो अफ्रीका था जहां पर ऐसी ज्यादती तशद्दुद के जरिए ही दबा दी जाती थी। अगले 2 माह सालार को इबाका के साथ और इनफिरादी हैसियत में उन जगहों को खुद जाकर देखने में लगे जिनके बारे में इबाका ने उसे दस्तावेजात दी थी, और फिर उसे अंदाजा हो गया था कि वो दस्तावेजात और उनमें पाई जाने वाली मालूमात बिल्कुल ठीक थी। ज़मीर का फैसला बहुत आसान हो चुका था। जो कुछ हो रहा था वो गलत था और वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो अब क्या करे। एक इस्तीफा देकर उस सारी सूरत हाल को इसी तरह छोड़कर निकल जाता, और उसे यकीन था ऐसी सूरत में जो कुछ वहां चल रहा था वो चलता ही रहना था, या फिर वो वहां होने वाली बेज़ाब्तगियों पर आवाज बुलंद करता। बेज़ाब्तगी एक बहुत छोटा लफ्ज था। जो कुछ वर्ल्ड बैंक वहां कर रहा था वो इखलाकियात और इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर था। अफ्रीका में इबाका से मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार सालार सिकंदर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के उन अल्फाज को समझा था कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई सबकत हासिल नहीं। वो हमेशा इन अल्फाज को सिर्फ जात, बरादरी और ऊंच नीच के हवाले से देखता रहा था। वो पहली दफा उस स्याफाम आबादी का हाल और इस्तेहसाल देख रहा था जो दुनिया के एक बड़े खिते पर बसती थी, मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल खिता, और फिर उस गोरी आबादी की जहनी पसमानदगी और हवस देख रहा था जिसका वो हिस्सा भी था, और उसे खौफ भी महसूस हुआ था। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आने वाले जमानों के हवाले से इसी खिते और इसी स्याफाम आबादी के हवाले से कोई पेशगोई थी या कोई तंबीह, जिसे सिर्फ स्याफाम लोग ही नहीं मुसलमान भी नजरअंदाज किए हुए थे। सदियों पहले गुलामी का जो तोक स्याफामों के गले से हटा लिया गया था, 21वीं सदी के मुहज्जिब जमाने में अफ्रीका में इस्तेमारियत ने वो तोक एक बार फिर डाल दिया था, और उन्हें स्याफाम पसकामत लोगों में से एक पेट्रस इबाका था जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारने के बाद भी वहां से इस स्याह दौर में लौट आया था, सिर्फ अपने लोगों की बका के लिए। बका के लफ्ज का मफहूम सालार सिकंदर ने पेट्रस इबाका से ही सीखा था, और इस बकाए बाहमी के लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता था वो भी वो इबाका से ही सीख रहा था। जिंदगी में उसे तकवा का मतलब भी उसी शख्स ने समझाया था जो मुसलमान भी नहीं था। वो तकवा जिसका जिक्र आखिरी खुतबे में था और जिसको फजीलत हासिल थी रंग, नस्ल, जात पात, हर उस दुनियावी शय पर जिसे बरतर समझा जाता था। पेट्रस इबाका को अल्लाह का खौफ था। लादीन से कैथोलिक और कैथोलिक से फिर लादीन होने के बावजूद अल्लाह से डरता था, उसे मानता था, उसकी इबादत भी करता था और उसे मांगता भी था, लेकिन वो ये काम किसी गिरजे, मंदिर या मस्जिद में नहीं करता था। कांगो में अपने लोगों के साथ इंसानियत से गिरा हुआ सलूक होने के बावजूद वो इंसानियत का दर्द रखता था, ईमानदार था और इखलाकी बुराइयों से बचा हुआ था। मगर पेट्रस इबाका की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो तरगीबात को खुदा खौफी की वजह से छोड़ता था। वो नफ्स परस्त नहीं था, वो तमाज़दा भी नहीं था और सालार सिकंदर बहुत बार उसे समझ नहीं पाता था। इबाका बिलाशुबा गैर मामूली इंसान था और वो अगर सालार सिकंदर को मुतासिर कर रहा था तो वो किसी भी इंसान को कर सकता था।
وہ دنیا کے 2 ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا تو دوسرا نہیں؟ سالار سکندر، میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا. آخرکار اباکا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا، اور سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا. میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں مختلف ہو. مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کرو گے. تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے. میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا. اباکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا اباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا. مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا لیکن سلا نہیں سکتا تھا. تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، اباکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا. یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی. اور سالار نے کہا، جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں بھی اس کے پیدا ہونے کی کوئی امکانات نہیں ہیں. میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام بھی کرتا رہا ہوں، ملتا بھی رہا ہوں، مگر تم ان سے بہت مختلف ہو. اور وہ عجیب تبصرہ تھا، یہ کم از کم سالار کو تو لگا تھا. اور سالار اسے پوچھنے لگا کہ میں کس طرح سے مختلف ہوں. اس طرح کہ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ اچھے انسان بھی ہو. جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا تو اچھے مسلمان تھے یا پھر اچھے انسان، لیکن تم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا. بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے. اچھا تو یہ بتاؤ کہ مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا. تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ اباکا یکدم محتاط ہوا تھا. نہیں، مجھے تمہاری بات بہت انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی. اس پر اباکا ذرا الجھا. وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا. وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی. اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ یعنی بعمل ہے، ساری عبادات کرتا ہے، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی. اباکا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھی. رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا. یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور بعمل ہونے پر. ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا. اباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک بعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں اباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس اباکا دکھا رہا تھا. یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کی کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے. وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے بھی متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، بعمل نہیں تھے. اچھا تو پھر ریورنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ویل اباکا کہہ کر مسکرایا. ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے. کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے. ان احسانوں کی ایک قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے. جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے. ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا. میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا لیکن پھر نہیں گیا. اباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا. شاید اسے ریورنڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی تھا. میں نے تھوڑا بہت سا مذاہب کا مطالعہ کیا، سب اچھے ہیں لیکن پتہ نہیں جو انسان
इन मज़ाहिब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयां क्यों खो बैठता है? तुम्हें तो लग रहा होगा अब मैं कि फिलोसफर हूं शायद। इबाका को बात करते हुए एहसास हुआ था और सालार बहुत देर से खामोश देखता रहा उसे लगा वो शायद उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अरे नहीं, इतना फिलोसफर तो मैं भी हूं, सालार ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ये बताओ तुम अमेरिका से यहाँ वापस कैसे आ गए? सालार ने उससे वो सवाल किया जो उसे अक्सर उलझाता था। एक चीज जो मैंने रेवन जॉनसन से सीखी थी वो अपने लोगों के लिए ईसार था, अपनी जात से आगे किसी दूसरे के लिए सोचना। अमेरिका बहुत अच्छा था, वहां मेरे लिए मुस्तकबिल था, लेकिन सिर्फ मेरा मुस्तकबिल था, मेरी कौम के लिए कुछ नहीं था। मैं कांगू का पस कामित हकीर स्याह फार्म था और मैं अमेरिका में भी कांगू पिग्मी का ही रहा, लेकिन मैं कांगू में कुछ और बनने के ख्वाब लेकर आया हूं, इबाका कह रहा था। अच्छा वो क्या ख्वाब हैं तुम्हारे? सालार को फिर तजस्सुस हुआ। कांगू का सदर बनने का, और सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम हंसे नहीं, बाका ने जवाबन कहा था। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं हंस पड़ूं। हॉवर्ड कैंडी स्कूल से पढ़ने के बाद तुम्हें इतने ही बड़े ख्वाब देखने चाहिए। इबाका उसकी बात पर मुस्कुराया। वो महीने सालार के लिए बेहद परेशानी के थे। क्या करना चाहिए और क्या कर सकता था के दरमियान बहुत सा फासला था। वो इबाका की मदद ना भी करता तब भी वो जितनी जांफिशानी से वो अपने हकूक की जंग लड़ रहा था, सालार को यकीन था जल्द या बदीर वर्ल्ड बैंक के चेहरे पर कालक मलने वाला एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला था। हिफाजती इकदामात का वक्त अब गुजर चुका था। पेट्रिस इबाका सिर्फ कंगाला या सवाहिली बोलने वाला एक पसकामी स्याह फार्म नहीं था जिसे कांगू के जंगलात तक महदूद किया जा सकता। वो अमेरिका में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने वाला शख्स था जिसके कनेक्शंस काफी थे। वो राब्ते वक्ती तौर पर अगर उसके काम नहीं भी आ रहे थे तो भी उसे इबाका कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि कई हवालों से वो ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो सिर्फ पिग्मीज की आवाज नहीं रहा था, बल्कि बांटू कबीले के बहुत से अफराद की आवाज बन चुका था जो पिग्मीज की तरह जंगलात पर इन्हिसार करते थे। अगला कोई भी कदम उठाने से पहले इबाका के साथ उसका मेल जोल उन लोगों की नजरों में आ गया था जिनके मफादात वर्ल्ड बैंक के जरिए पूरे हो रहे थे। सालार पर नजर रखी जाने लगी थी और इससे पहले कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, इंग्लैंड के एक अखबार ने पेट्रिस इबाका की फराहम की गई मालूमात की तहकीक करने के बाद कांगू के पिग्मीज और वर्ल्ड बैंक के कांगू के बारानी जंगलात में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक कवर स्टोरी की थी जिसमें वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से बहुत से एतराजात उठाए गए थे। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई थी। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग और कवरेज को दबाने की कोशिश की गई, मगर इससे पहले यूरोप और एशिया के बहुत सारे ममालिक के मुमताज अखबारात इस आर्टिकल को रीप्रिंट कर चुके थे और वर्ल्ड बैंक के अंदर मची हलचल इस वक्त अपने अरूज पर थी जब सालार सिकंदर की तरफ से हेड ऑफिस को कांगू में चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तफसीली ईमेल की गई, जिसमें उसने मुख्तलिफ माहौलियाती इदारों से मिलने वाला डेटा भी मुंसलिक किया गया था जो उन जंगलात की इस तरह कटाई को एक बड़े माहौलियाती अदम तवाजुन का पेशखेमा करार दे चुके थे। एक इंसानी अलमिया के अलावा उसका वो खत बैंक के आला ओहदेदारान के लिए शदीद परेशानी का बाइस बना था और यही वो वक्त था जब सालार सिकंदर को नामालूम जराए की तरफ से धमकियों का आगाज हो चुका था। वो प्रोजेक्ट्स जो उन्हें चलाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर्स की आमदनी दे रहे थे, बैंक के अपने कंट्री हेड की मुखालफत का बाइस बनते तो वो कंपनीज और उनके पीछे खड़ी बैनुल अक़वामी ताकतें खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती थी। कोई आम सूरत हाल होती तो इस वक्त तक सालार सिकंदर से इस्तीफा लेकर उसे बड़े हितकामेज तरीके से मुलाजमत से फारिग किया जा चुका होता, मगर इस वक्त उसका इस्तीफा इंटरनेशनल मीडिया के तजस्सुस को और उभार देता। वो तूफान जो अभी चाय के कप में आया था वो उससे बाहर आ जाता। इस ईमेल का जवाब सालार सिकंदर को एक तंबीह की सूरत में दिया गया था जो सादा लफ्जों में खामोश हो जाने की ताकीद थी और सालार के लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। बैंक ने न सिर्फ इस ईमेल में होने वाली उसकी तज्जियों को नापसंद किया था, बल्कि पेट्रिस इबाका की फराहम की जाने वाली बुनियाद पर गार्डियन में शाया होने वाले कवर स्टोरी का मलबा भी उसके सर डालते हुए उससे इबाका को और उस कवर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली मालूमात का जरिया करार दिया था। यह इल्जाम सालार सिकंदर के प्रोफेशनल काम पर एक धब्बे के मुतरादिफ था।
पेट्रस इबाका से हमदर्दी रखने, मुतासिर होने और मेल जोल के बावजूद सालार ने उससे बैंक की किसी इंफॉर्मेशन या दस्तावेज की कभी बात नहीं की थी। इबाका ने सारी मालूमात या दस्तावेजात कहां से ली थी वो इबाका के अलावा कोई और नहीं जानता था। इस तंबीह के जवाब में सालार ने बैंक को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। उसे अब ये महसूस हो रहा था कि उसे मॉनिटर किया जाता था, उसकी फोन कॉल्स टेप हो रही थी, उसकी ईमेल्स हैक हो रही थी। दिनों में उसके ऑफिस का माहौल तब्दील हो गया था। उसने बैंक की नाराजगी और हिदायत के बावजूद इबाका से ना तो अपना मेल जोल खत्म किया था और ना ही राब्ता। इस्तीफे की पेशकश के साथ उसने बैंक को कांगू में चलने वाले जंगलात प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी तफसीली रिपोर्ट भी भेज दी थी, जो सालार सिकंदर की अपनी तहकीकात और मालूमात की बुनियाद पर थी, और तवक्को के मुताबिक उसे वाशिंगटन तलब कर लिया गया था। सारी सूरत हाल के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो उम्मीद से थी और सालार उसे इस टेंशन का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था जिससे वो खुद गुजर रहा था। उस रात सालार की पैकिंग कर रही थी। जब पैकिंग करते करते उसने अचानक सालार से पूछा, सालार सब ठीक तो है ना? हाँ यार सब ठीक है, तुम क्यों पूछ रही हो? सालार ने उसे जवाब में पूछा। तुम वॉशिंगटन क्यों जा रहे हो? वो अपने खदशों को किसी मुनासिब सवाल की शक्ल में नहीं ढाल सकी थी। मीटिंग है बाबा, और मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं। इस बार तुम्हें इस तरह के सवाल क्यों पूछने पड़ रहे हैं? अपना ब्रीफ केस बंद करते हुए उसने मामा से पूछा। लेकिन पहले कभी तुम इतने परेशान नहीं लगे मुझे, इसलिए। वो इसकी बात पर चंद लम्हे बोल नहीं सका और कोशिश के बावजूद उसका चेहरा उसकी जहनी कैफियत को इमामा से पोशीदा नहीं रख सका था। अरे नहीं, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, बस शायद ये होगा कि मुझे अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। अरे मामा के कंधे पर हाथ रखे उसने अपने अल्फाज और लहजे को मुमकिन हद नॉर्मल रखने की कोशिश की। और इस पर इमामा हैरान रह गई। जॉब छोड़नी पड़ेगी? लेकिन तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे ना? था, लेकिन अब नहीं हूं, सालार ने मुख्तसर कहा। कुछ मसले हैं, तुम्हें वापस आकर मैं बताता हूं, बस तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कहाँ हैं वो दोनों? सालार ने बात बड़ी सहूलियत से बदल दी और एक लम्हे के लिए उसे उस वक्त ख्याल आया था कि उन हालात में उसे अपने बच्चों और इमामा को कंशासा में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हल क्या था उसके पास? लेकिन इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था उसके पास। बस तुम अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो अब बच्चों के कमरे में बिस्तर पर सोए हुए जिब्रील और अनाया को प्यार कर रहा था। उसकी फ्लाइट चंद घंटों बाद थी। और हाँ, मुलाजमा को प्लीज अपने पास घर पर रखना मेरी गैर मौजूदगी में, उसने मामा को हिदायत देते हुए कहा। हाँ, तुम हमारी फिक्र मत करो, 3 दिन की तो बात है, तुम सिर्फ अपनी मीटिंग को देखो। आई होप वो ठीक रहे। मामा को वाकई इस वक्त तशवीश हो रही थी उसकी मीटिंग से। उसे आधे घंटे में निकलना था, उसका सामान पैक था। वो दोनों चाय का एक आखिरी कप पीने के लिए लाउंज में साथ बैठे हुए थे और इस वक्त चाय का पहला घूंट पीने से पहले सालार ने उसे कहा था, इमामा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा, याद रखना इस बात को। इमामा अपनी चाय उठाते हुए ठटकी और फिर हंसी। आज बहुत अरसे के बाद तुमने कहीं जाने से पहले ऐसी कोई बात की है? खैरियत तो है ना? और उसका हाथ थपक रही थी और सालार ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। बाबा बिल्कुल खैरियत है, कितनी बार पूछोगी, लेकिन बस तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं तो इसलिए फिक्रमंद हूं। अकेली कब हूं मैं? जिब्रील और अनाया है ना मेरे साथ, मेरे प्यारे बच्चे। तुम परेशान मत हो। सालार चाय के घूंट पड़ता रहा और इमामा चाय पीने लगी, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो ना सालार? अरे बता दो ना यार, क्या हुआ है, क्या परेशानी है? वो पूछे बगैर नहीं रह सके। वो चाय पीते हुए चौंका फिर मुस्कुरा दिया। वो हमेशा उसे पूछ लेती थी, हमेशा। हाँ, एक एतराफ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगा, वापस आकर करूंगा, उसने चाय का कप रखते हुए कहा। तुम पता है मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। हर दफा कहीं जाते हुए मुझे उलझा जाते हो तुम, और मैं फिर सोचती रहती हूँ कि पता नहीं क्या एतराफ करना था। इमामा ने हमेशा की तरह बुरा माना था और उसका गिला गलत नहीं था। वो हमेशा ऐसा ही करता था और जानबूझकर करता था। अच्छा ठीक है, दोबारा कभी नहीं करूंगा।
वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ था। उसके जाने का वक्त हो रहा था। बाजू फैलाए वो हमेशा की तरह जाने से पहले इमामा से आखिरी बार मिल रहा था। हमेशा की तरह एक गर्म जोश मौन का आई विल मिस यू, जल्दी आना। वो हमेशा की तरह जज्बाती हुई और वही कलमात दोहराए थे जो वो हमेशा दोहराती थी। पोर्च में खड़े आखिरी बार उसको खुदा हाफिज कहने के लिए उसने अलविदाई अंदाज में सालार की गाड़ी के चलते ही हाथ हिलाया था और गाड़ी तेज रफ्तारी से तवील पोर्च को अबूर करते हुए खुले हुए गेट से बाहर निकल गई। इमामा को लगा था जिंदगी और वक्त दोनों थम गए थे। वो जब कहीं चला जाता वो इसी कैफियत से दो चार होती थी और आज भी हो रही थी। और अब गार्ड ने गेट बंद कर दिया था। शादी के 6 साल के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जिंदगी जैसे एक पटड़ी पर चलने लगी थी, रोजमर्रा के मामूल की पटड़ी पर। न चाहते हुए भी इंसान दायरों में सफर करने लगता है। 2 बच्चों की आमद सालार और इमामा की जिंदगी को भी बड़ी हद तक एक दायरे के अंदर ले आई थी, जहां अपनी जात पीछे चली जाती है। खदशात, तवक्कुआत और वो गलत फहमियों का वो जाल जिसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा शादी के शुरू के कुछ अरसे में जकड़ा रहता है, वो टूटने लगता है। एतमाद लम्हे भर में बदएतमादी में नहीं बदलता, बेएतबारी पल भर में गायब होना सीख जाती है। गिला गुंगा होना शुरू हो जाता है और बंधन आदत में बदलने लगता है और जिंदगी मामूल बनते हुए यूं गुजरने लगती है कि इंसान दिनों, हफ्तों, महीनों की नहीं, सालों की गिनती भूल जाता है। और इमामा भी भूल गई थी। पीछे पलटकर वो देखना नहीं चाहती थी क्योंकि पीछे यादें थीं और यादें ऑक्टोपस बनकर लिपट जाने की खासियत रखती थीं। पीछे अब कुछ रहा भी नहीं था और जो रह गए थे उनके लिए वो कब की मर चुकी थी। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां मीटिंग के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुका होता है सालार। उस बोर्ड रूम का माहौल वैसा नहीं था जैसा सालार ने हमेशा देखा था। संजीदगी हर बोर्ड का हिस्सा होती थी, लेकिन जो उसने उस दिन वहां देखी थी वहां संजीदगी नहीं बल्कि सर्द महरी थी। और सर्द महरी बोर्ड रूम में बैठे सिर्फ किसी 1 या 2 लोगों के अंदाज और हरकत और सकनात से नहीं झलक रही थी, बल्कि वहां बोर्ड रूम में बैठे 7 के 7 लोगों के चेहरों और आंखों में एक जैसी ठंडक और सर्द महरी थी। ऐसी सर्द महरी जो किसी कमजोर आसाब के इंसान को हवास बाख्ता करने के लिए काफी थी। बेतासुर चेहरे, दूसरों के औसान खता कर देने वाली नजरें, किसी दोस्ताना मुस्कुराहट से आरी भिंचे हुए लब, जिन पर अगर कभी कोई मुस्कुराहट आती भी तो वो एक तज़हीक आमेज और तौहीन आमेज गम से ज्यादा कुछ नहीं होता था, जो पल भर में रहकर गायब हो जाता था। एक बेजवी शक्ल की मेज के गिर टांगों पर टांगे रखे वो 5 मर्द और 2 औरतें उस काम के माहिर थे जो वो इस वक्त कर रहे थे। वो वर्ल्ड बैंक के सालार सिकंदर जैसे कई बाज़मीर एम्प्लॉयज का धड़न तख्ता कर चुके थे, जिन्हें जिंदगी में कभी बैठे बिठाए वर्ल्ड बैंक में काम करते करते अगर प्रोफेशनल एथिक्स का दौरा पड़ जाता या इंसानियत याद आना शुरू हो जाती तो वो उसके करियर को तबाह कर चुके होते। सालार सिकंदर उनके सामने क्या शय था फिर? कम से कम इस मीटिंग के आगाज से पहले वो यही सोच कर आए थे। इज्तिमाई तौर पर उनकी हिकमत ये नहीं भी थी तो भी इनफरादी तौर पर उनका तरीकाकार यही था। वो 7 लोग यहां सालार के करियर को खत्म करने के लिए बैठे थे और वही 7 लोग सालार सिकंदर के करियर के हवाले से एक एक चीज जानते थे और इतनी ही मालूमात वो उनके बारे में भी रखता था। उनमें से किसी को किसी के तारुफ की जरूरत नहीं थी। सालार सिकंदर ने मीटिंग के आगाज में इस मीटिंग की सरबराही करने वाले हेड के इब्तदाई कलमात बड़े तहम्मुल से सुने थे। वो सालार सिकंदर की नाअहलियों, कोताहियों और नाकामियों को डिस्कस कर रहा था। सालार ने बाकी 6 लोगों की नजरें खुद पर जमी महसूस की और वो एक 4 शीट थी जिस प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए माइकल फ्रैंक उस पर लगा रहा था। सालार भी उतने ही बेतासुर चेहरे के साथ इन इल्जामात को सुनता रहा। उस मीटिंग का एजेंडा ये नहीं था
लेकिन उसके बावजूद सालार के लिए वो सब इल्जामात गैर मुतवक्का भी नहीं थे। लेकिन सालार भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। कहने लगा, मैं इनमें से किसी भी बात का जवाब देने से पहले इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये प्रेजेंटेशन इनमें से बहुत सारे सवालात और एतराजात का जवाब दे देगी जो आप लोग मुझ पर कर रहे हैं। उसने माइकल के इब्तदाई कलमात के बाद उसके किसी इल्जाम का जवाब देने के बजाय कहा था। उन 7 अफराद में से किसी ने उसे इस प्रेजेंटेशन को पेश करने से रोका नहीं था, लेकिन उनमें से किसी ने इस प्रेजेंटेशन की नौयत और मकसद जानने में दिलचस्पी भी नहीं ली थी। और सालार एक के बाद एक स्लाइड प्रोजेक्टर पर दिखाता गया। उसमें बहुत सारे हकाइक और आदाद शुमार थे और उसकी अपनी जाती तहकीक भी। उन तमाम चीजों को उन स्लाइड्स के जरिए दिखा रहा था। वर्ल्ड बैंक के ताउन से अगर वो मंसूबा तोड़ चढ़ जाता तो अफ्रीका की जंगली हयातियात के साथ साथ पिग्मीज की मुमकिन तबाही के हवाले से हौलनाक आदाद शुमार, वर्ल्ड बैंक के चार्टर की कौन कौन सी शिकों की खिलाफ वर्जी उस प्रोजेक्ट के जरिए हो रही थी, वो सब कुछ उन स्लाइड्स में था। उन जंगलात में काम करने वाली कंपनीज की तरफ से कांगू की मकामी आबादी के इस्तेहसाल की डॉक्यूमेंट्री सबूत भी था, और इंटरनेशनल डोनर कंपनीज और एनजीओज के खदशात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स के हवाले से उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल मुकम्मल थी। और वो अगर किसी अखबार या न्यूज नेटवर्क के हाथ लग जाती तो अफ्रीका में वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। उन 7 लोगों ने वो प्रेजेंटेशन बेतासुर चेहरों के साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर साकत बैठे दम साधे देखी थी, लेकिन आधे ही घंटे की उस प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद उन 7 के जहन में जो खदशा उभरा था वो एक ही था। सालार सिकंदर के हाथ में वो ग्रेनेड था जिसकी पिन वो निकाल कर उसे हाथ में लिए बैठा था। मसला ये नहीं था कि वो ग्रेनेड दूसरी की तरफ फेंक देने से उसकी जान छूट जाती, लेकिन वो जहां भी फटता वहीं तबाही फैलाता। प्रोजेक्टर की स्क्रीन अब तारीक हुई। सालार ने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए उन 7 लोगों के चेहरों पर नजर डाली। माइकल के चेहरे को देखा जो उसकी सदारत कर रहा था। इतने सालों की पब्लिक डीलिंग के बाद वो इतना अंदाजा तो लगा ही पाया था कि उसने प्रेजेंटेशन तैयार करने और उसे यहां पेश करने में अपना वक्त जाया ही किया था, क्योंकि किसी को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक 2 टोक जवाब आया। माइकल ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उससे जो सवाल किया था, उसने बोर्ड रूम में मौजूद लोगों के हवाले से सालार के खदशात की जैसे तस्दीक की थी, और वो ये कह रहा था कि सालार, तो तुम इस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं करना चाहते हैं ना? जी हां, मैं ये चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक कांगू में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दे। तमहीद अगर माइकल ने नहीं बांधी थी तो सालार ने भी अपना वक्त जाया नहीं किया था। तुम मज़ाहिका खेज बातें कर रहे हो। इतने सालों से शुरू किए जाने वाले एक प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक एक छोटे से ओहदेदार के कहने पर खत्म कर दे, क्योंकि उसे बैठे बिठाए ये फोबिया हो गया है कि एक बैंक कांगू में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। वो जूलिया पेट्रोवर्ड थी जिसने एक बेहद तस्हीक आमेज अंदाज में सुलगा देने वाली मुस्कुराहट के साथ सालार से कहा था, और वो इस कमरे में माइकल के बाद सबसे ज्यादा सीनियर थी। अगर मैं फोबिया का शिकार हूं या ये मेरा दिमागी खलल है, तो ये बीमारी इस वक्त उन जंगलात में बसने वाले लाखों लोगों को लाहक हो चुकी है। बता रहा हूं आपको, इतना आसान नहीं है। मेरी जुबान बंद हो भी गई तो वो लाखों लोग चुप नहीं रहेंगे। सालार सिकंदर ने फौरन से जवाब दिया। तुम क्या हो? किस हैसियत में कांगू में बैठे हो? वर्ल्ड बैंक के एक एम्प्लॉय के तौर पर या एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर? बताओगे? कांगू के लोग या पिग्मीज तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तुम्हारी तरजीह सिर्फ एक होनी चाहिए कि तुम मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करो और तमाम अहदाफ के हुसूल के साथ। इस पर बात को तुर्शी से काटने वाला अलेक्जेंडर रॉफवेल था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर के करीब तरीन मुआवनीन में से एक था। तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? वो शराइत और ज़वाबित पढ़ी हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जिनसे तुमने इत्तफाक करते हुए साइन किए हैं?
तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और बैंक तुम्हें जॉब से निकालने का पूरा इख्तियार रखता है उसके बदले में। उसके लहजे की रखाई उसका शनाख्ती निशान थी और वह इस रखाई और बेमहरी के लिए जाना जाता था। सालार वहां मौजूद तमाम लोगों को उनकी काबिलियत के अलावा उनकी खुसूसियात के हवाले से भी जानता था। जी हां, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार पढ़ा है। मैंने वर्ल्ड बैंक का चार्टर भी पढ़ा है और ना ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट में और ना ही वर्ल्ड बैंक के चार्टर में कहीं यह तहरीर है कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो बुनियादी इंसानी हकूक और किसी मुल्क के कवानीनों ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा सके। अगर ऐसी कोई शिक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी और मैं उसे नजरअंदाज कर बैठा हूं तो प्लीज आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं। मैं अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसे पढ़ लेता हूं। ईमेल की सूरत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास मौजूद है। उसने लैपटॉप एक बार फिर ऑन किया था। अलेक्जेंडर राफेल चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सका। उसके माथे पर बल थे और मुसलसल तनाव में रहने की वजह से वो मुस्तकिल झुर्रियों में तब्दील हो चुके थे। वो सिर्फ उसी वक्त चेहरे से खुशगवार लगता जब उसके चेहरे पर भूले भटके हुए मुस्कुराहट आती, वरना करख्तगी उसके मिजाज के साथ साथ उसके चेहरे का भी एक नुमाया हिस्सा थी। अपनी क्रिंजी आंखों को मोड़ते हुए उसने सालार से कहा, तुम अपने आप को उन लोगों से ज्यादा काबिल समझते हो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कई साल की तहकीक के बाद शुरू किया था? तुम समझते हो जिन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी वो इडियट्स थे? वो अब तज़हीक आमेज अंदाज में उससे पूछ रहा था। हरगिज नहीं, वो इडियट्स नहीं थे और ना ही मैं इडियट हूं। वो फेयर नहीं थे और मैं हूं। बात सिर्फ उस दयानत की है जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हुए नजरअंदाज की गई, वरना ये मुमकिन ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने वाले इतने अकल के अंधे और नाअहल हों कि उन्हें वो सब कुछ नजर ना आया हो जो मुझे नजर आ रहा है और मेरे अलावा और लाखों मकामी लोगों को नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट के हवाले से दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाकर। मुझे यकीन है कि इस कमेटी ने दयानतदारी से काम किया तो उन्हें भी ये सब कुछ नजर आएगा जो मुझे नजर आ रहा है। सालार सिकंदर ने राफेल के हितक आमेज जुमलों को नजरअंदाज करते हुए कहा था, नहीं सालार, मेरा ख्याल है कि यह ज्यादा बेहतर है कि उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए काम किया जाए जो वॉशिंगटन और बॉम्बे में तुम्हारे ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के हवाले से पैदा हो गया है। इस पर बोलने वाला बिल जाउल्स था। वो वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की मीडिया कोऑर्डिनेशन को मॉनिटर करता था और इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में आने वाली खबरों को दबाने में उसकी काबिलियत और असर रसूख का बड़ा अमल दखल था। बेहतर यह है कि तुम रिजाइन कर दो, जैसे तुमने अपनी प्रेजेंटेशन और बैंक के साथ होने वाली ऑफिशियल खतो किताबत में भी ऑफर किया था कि इस प्रोजेक्ट को तुम उस तरह नहीं चला सकते। वो बड़े तहम्मुल और रसानी से सालार सिकंदर को जैसे सलाह दे रहा था। ठीक है, अगर ये ऑप्शन वर्ल्ड बैंक को ज्यादा मुनासिब लगता है तो मुझे भी इस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे भी इस मसले का हल सिर्फ मेरा इस्तीफा ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं अपने इस्तीफे की वजूहात में इस प्रेजेंटेशन में दिए जाने वाले सारे आदाद और शुमार शामिल करूंगा और अपने तहफ्फुजात में भी लिखूंगा और मैं इस इस्तीफे को पब्लिक भी करूंगा। ये बात जान ले आप लोग। और बोर्ड रूम में तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई थी। छाया था तो सिर्फ सालार और उसके अल्फाज। वो बिलाखिर एक नुक्ते पर आ गए थे जिसके लिए सालार सिकंदर को कांगू से वॉशिंगटन तलब किया गया था और जो वर्ल्ड बैंक के गले में हड्डी बनकर फंसा हुआ था। वो सालार को बहुत इजी ले रहे थे, लेकिन अब सालार ने उन्हें बता दिया था कि वो क्या करने वाला है। बोर्ड रूम में बैठे इन 7 लोगों के पास सिर्फ 2 टास्क थे। या तो सालार सिकंदर को इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए तैयार किया जाए और इसे कहा जाए कि वो रिपोर्ट वापस ले ले जो उसने वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से अरसाल की थी, या फिर उससे खामोशी से इस्तीफा लिया जाए और वह इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई वजह उसके तहरीरी इस्तीफे में बयान नहीं होनी चाहिए। और अब मसला उससे बढ़ गया था। वह न सिर्फ इस्तीफे में ये सब कुछ लिखना चाहता था, बल्कि इस इस्तीफे और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी करना चाहता था, जो कि मुकम्मल तौर पर तहलका मचा देता और उनका ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता। अगले 3 घंटे तक वो बोर्ड रूम में बैठे हुए 7 अफराद उसके साथ बहस कर करके उसे कायल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने उस पर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। जब दलीलों से काम नहीं बना तो उन्होंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तीफे के हवाले से कुछ शिकों को उठाकर उसे धमकी दी थी।
کہ وہ जॉब के दौरान अपने इल्म में लाए गए तमाम प्रोफेशनल मामलात को सीगाए राज में रखने का पाबंद है और इस इस्तीफे को पब्लिक करने और इस रिपोर्ट को मीडिया पर लाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी और उसे न सिर्फ माली तौर पर लंबा चौड़ा हर्जाना भरना पड़ता बल्कि वो आइंदा बैंक या उससे मुंसलिक किसी भी छोटे बड़े इदारे की जॉब करने के लिए नाअहल करार दे दिया जाता। सालार सिकंदर को पता था कि ये धमकी नहीं थी, बहुत बड़ी धमकी थी। वो बिलवास्ता तौर पर उसे बता रहे थे कि वो उसके प्रोफेशनल करियर को कम से कम से वर्ल्ड बैंक में नहीं बल्कि उन तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में खत्म कर देते जो अमेरिका की सरपरस्ती में चलती थी और उसे पता था कि वो ये कर सकते थे। वो बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस सतह पर काम कर रहा था वहां उसके हवाले से एक छोटी सी कानूनी चाराजोई भी एक इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल तज्जियाकार के तौर पर उसकी साख तबाह करके रख देती। कोई नामवर इदारा उसके खिलाफ इस तरह के इल्जामात पर होने वाली कानूनी चाराजोई के बाद उसे कभी न रखता कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद राजदारी की शिक की खिलाफ वर्जी की थी। ये उसकी साख पर लगने वाला ऐसा धब्बा था जिसे वो कभी नहीं मिटा सकता था। इन 7 लोगों ने उसे ये धमकी भी दी थी कि वर्ल्ड बैंक उसके मातहत कांगो में चलने वाले प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से ऑडिट करवाएगा और माली और दूसरी बेज़ाब्तगियों के बहुत से सबूत निकालकर उसे बहुत बेइज्जत करके उस ओहदे से फारिग किया जा सकता था जिस पर वो काम कर रहा था। फिर अगर वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट लेकर मीडिया के पास भी जाता तब भी उसके इल्जामात और रिपोर्ट अपनी हैसियत खो देते, क्योंकि बैंक के पास जवाबी तौर पर उसके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ होता और मीडिया और उसकी रिपोर्ट को जाती अनाद और बहस के अलावा कुछ नहीं समझता। वो निचले दर्जे की ब्लैकमेलिंग थी जिस पर वो उतर आए थे और सालार जानता था वो ये सब कुछ कर सकते थे। उसकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल दयानतदारी पर वर्ल्ड बैंक में कभी उंगली नहीं उठाई गई थी और उसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड इस हवाले से काबिले रश्क था। लेकिन वो जानता था कि अगर वो वर्ल्ड बैंक कांगो में उसके ऑफिस के जरिए चलने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई सिकम या गुबन तलाश करने पर मुसर था तो वो जरूर ढूंढ लेते। वो या दुनिया का कोई बंदा वर्ल्ड बैंक की ऑडिट टीम की छुरी से नहीं बच सकता था। अगर उन्हें इस मकसद से साथ भेजा गया कि उन्होंने उसकी इज्जत खराब करनी है और हर सूरत में कोई माली बेज़ाब्तगी निकालनी है तो ऑडिट वाला बंदा जरूर निकाल लेता। आम हालात में सालार इस तरह के किसी मामले पर अपने आप को इतनी मुश्किल सूरत हाल में कभी न डालता, खास तौर पर अब जब उसकी एक फैमिली थी, एक बीवी थी, कमसिन बच्चे थे जिस पर इंतजार करते थे। लेकिन ये आम हालात नहीं थे। पेट्रिस इबाका ने उसे इन सारे मामलात के मामले में बेहिस नहीं रहने दिया था। ये उसकी बदकिस्मती थी। वो अफ्रीका और पिग्मीज के बारे में जज्बाती होकर सोचने लगा था और उसकी यही जज्बातियत इस वक्त उसके आड़े आ रही थी। खामोशी से इस मामले पर इस्तीफा देकर इस सारे मामले से अलग हो जाने का मतलब सिर्फ एक था, वो भी उस जुर्म का शरीककार होता जो 21वीं सदी के इस तिहाई में कांगो में पिग्मीज के साथ किया गया होता। वो रोकने वालों और एहतजाज करने वालों में शामिल होकर तारीख का हिस्सा ना बनता, मगर इस मसला तारीख का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ ज़मीर की चुभन से बचने की ख्वाहिश थी जो जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर उसे एहसास जुर्म का शिकार करती। दबाव और धमकियां जितनी बढ़ती गईं, सालार सिकंदर की जिद भी उतनी बढ़ती गई। अगर सिकंदर उस्मान उसके बारे में ये कहते थे कि ढिठाई में उसका कोई मुकाबला नहीं तो वो ठीक कहते थे। उसका एक अमली मुजाहिरा उसने वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में 7 लोगों के इस ग्रुप के सामने भी पेश कर दिया था जो सालार सिकंदर जैसे ओहदेदारान को चुटकी बजाते में मोम की नाक की तरह मोड़ लेते थे। बिलाखिर 3 घंटे के बाद माइकल ने उसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं सिर्फ यह चाहता हूं एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी टीम जो इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से जायजा ले और इसके बाद पिग्मीज और इन बारानी जंगलात के बेहतरीन मफाद में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दे, या फिर कोई ऐसा हल निकाला जाए जो इन जंगलात में रहने वाले लोगों के लिए काबिल कबूल हो। मैं मकामी लोगों की बात कर रहा हूं, वहां की मकामी हुकूमत और उसके ओहदेदारान की बात नहीं कर रहा। सालार सिकंदर ने जवाबन वही मुतालबा दोहराया था जो उसकी प्रेजेंटेशन की बुनियाद थी, और अलेक्जेंडर ने जवाबन जो सवाल उससे किया था उसने सालार सिकंदर को जैसे बात करने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। ये बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है? अलेक्जेंडर ने पूछा। वो इस हेडक्वार्टर में हर नर्म गर्म गुफ्तगू की तवक्को कर सकता था, लेकिन मामलात को निपटाने के लिए इस जुमले की नहीं।
کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ. ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو. رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں. میری کوئی قیمت نہیں اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں. اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا، بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا، تو اسٹاک ایکسچینج میں کرتا یا پھر کسی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ. وہ نرم لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان 7 لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی. وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ابھی 7 لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا. ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے. میٹنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی اور سالار کو اندازہ تھا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کریئر بھی ختم ہو گیا تھا. وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگی. سالار کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پیش بھی کی جا رہی تھی. سالار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی. الیگزینڈر رافیل بورڈ روم سے سالار کے پیچھے آیا تھا اور اس نے چند منٹوں کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. سالار کچھ الجھا لیکن پھر آمادہ ہو گیا تھا. وہ کون سی بات تھی جو بورڈ روم میں نہیں کی جا سکتی تھی اور اب اس 1-to-1 میٹنگ میں کہی جاتی؟ وہاں وہ باتیں بھی کہہ دی گئی تھیں جو ورلڈ بینک جیسی معتبر آرگنائزیشن کی کسی فرد سے سالار انفرادی طور پر بھی سننے کی توقع نہیں کر رہا تھا. اور وہ یہ کہ اعتمادی طور پر وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی. اس نے ورلڈ بینک کو اس لیے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تو جوائن نہیں کیا تھا. الیگزینڈر رافیل کے آفس میں وہ اس پیرائی کی کوئی مزید گفتگو سننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا، مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر رافیل کا رویہ اس کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا. وہ کہنے لگا، مجھے یہ ماننے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور صرف میں نہیں، پریزیڈنٹ بھی. اس کے پہلے جملے نے اس کو حیران کر دیا تھا. وہ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا تھا. پریزیڈنٹ سے مراد رالف ایڈگر تھا جو اس وقت ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا، بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریزیڈنٹ کا دست راز سمجھا جاتا تھا. اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا انداز بدل چکا تھا. اس کے چہرے کی کرختگی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے کچھ کم ہو چکی تھی، جسے صرف ڈکشنری میں مسکراہٹ کہا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو مسکراہٹ کا مطلب ہوتا تھا. پریزیڈنٹ ہمیشہ سے تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے. افریقہ کے لیے جو ویژن ان کا ہے، اسے جو عملی جامہ پہنا سکتا ہے وہ صرف تم ہو. اور یہ پروجیکٹ تو ان سینکڑوں پروجیکٹ میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے، بہت چھوٹا پروجیکٹ. جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں وہ بہت بڑی شے ہے. تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں، وہ مخلص ہیں اور وہاں سے بھوک، غربت اور بیماری کو واقعی مٹانا چاہتے ہیں. پیٹرس ایباکا ایک بے وقوف آدمی، وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. سالار کو گفتگو میں پیٹرس ایباکا کا حوالہ سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی. واشنگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات سے باخبر تھے کہ اس کی ماہیت قلب کے پیچھے کون تھا. تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ رافیل کو اچانک اس کی خاموشی چبھی. اگر وہ سالار کو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کی تعریفی کلمات پہنچا کر اسے جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا. سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ افریقہ میں میرے کام اور اس رپورٹ سے متاثر ہے، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. بینک تمہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینا چاہتا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس مہینے کے آخر تک 2 وائس پریزیڈنٹس اپنی ٹینیور مکمل کر کے اپنے عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ایک سیٹ پر تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ. اور اسی سلسلے میں امریکن گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے ان کی. وہاں سے بھی رسپانس بہت پازیٹیو ہے. تم یقیناً ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے عہدہ دیا جائے.
رافیل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے بہت بڑا راز اس پر افشا کر رہا ہو، ایسا راز جس کو جاننے کے بعد سالار سکندر کی باتیں کھل جاتی۔ اس کی مایوسی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے سے 15 سال چھوٹے اس 37 سالہ مرد کے چہرے کو اس خبر پر بھی بے تاثر پایا تھا۔ اور وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ رافیل کو اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اتنا ڈائریکٹ اور دو ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے، مطلق اور غیر مشروط سپورٹ۔ رافیل نے اب لفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار سکندر کے لیے دونوں چیزیں بیکار اور بے اثر تھیں۔ میرا خیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا، اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور سٹینڈ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراد اور عہدے میرے سٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے کہ افریقہ کے لیے پریزیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں، وہ فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیں۔ کیا کچھ اور ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سالار نے کافی کے کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ الیگزینڈر رافیل دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ سالار سکندر کو اس ملاقات سے پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اب اسے بے وقوف سمجھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں پلیٹ میں رکھ کر اسے اتنا بڑا عہدہ پیش کیا جا رہا تھا اور اسے ٹھکرا رہا تھا۔ غرور تھا تو بے جا تھا، بے وقوفی تھی تو انتہا کی، اور تنک تھی تو بے مقصد۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذہین آدمی کو اتنا بے وقوف اور بے غرض نہیں پایا تھا۔ وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوث اور بے غرض دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ جس دنیا میں کام کر رہا ہے وہاں اس بے غرض اور بے لوث ذہانت کو عروج کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے اس نے سالار سکندر سے کہا تھا، تمہیں سب کچھ آتا ہے لیکن تمہیں ٹیکنیکس نہیں آتی، اس لیے تم اپنی کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ اس سے ایسے بات نہیں کہنا چاہتا تھا پھر بھی کہہ بیٹھا تھا۔ اچھا، اگر ٹیکفل ہونے کا مطلب بے ضمیر اور بددیانت ہوتا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر نہیں چاہوں گا۔ میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کر دوں گا۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آخری مسافے کے لیے الیگزینڈر رافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ وہ مسافہ کر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سالار سکندر کی پشت کو دیکھتا رہا، اور کیوں دیکھتا رہا تھا وہ یہ جان نہیں پایا تھا۔ سالار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر سے نکلا اس وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی جانا تھا۔ جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا، اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہاں سے قریب تھا، وہ پیدل چلتا رہتا تو آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا۔ وہاں آتے ہوئے سے جلدی تھی، وہاں جاتے ہوئے نہیں تھی۔ بوندا باندی کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی مگر وہ اپنے سوٹ کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ گومبے سے چلتے ہوئے واشنگٹن کے اگلے 3 دن کی موسم کی پیشگوئی پڑھ کر چلا تھا، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارنے کے باوجود وجہ سے عادی ہو چکا تھا۔ ایک لگی بندی اور مکان کے انداز میں زندگی گزارنے کا، جہاں ہر چیز پہلے سے دیکھ کر کی جاتی ہے، موسم کا حال دیکھ کر سفر پلان کیا جاتا ہے، بکنگ کروا کر کسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اسی مکان کے اور پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا، لیکن جو کچھ وہ اب بھگت رہا تھا وہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈائریکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے باوجود وہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگیوں کو 5، 10، 15، 20 سالوں کے تناظر میں دیکھتا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا تھا، اور اب یکدم وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے سب سے بڑے بحران میں پھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیوی، بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تب وہ اس طرح پریشان نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی نتائج ہوتے اس کے کسی بھی فیصلے کے وہ صرف اسے بھگتنے پڑتے، کوئی اور اس کے کسی فیصلے سے پہنچنے والے کسی نقصان میں شریک نہ ہوتا۔ لیکن اب صحیح کہتے ہیں کہ جب انسان کی فیملی آ جاتی ہے تو اسے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے سر پہ، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے نتائج کیا ہوں گے جو کہ صرف اسے نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کو افیکٹ کریں گے، یہ سب سوچتے ہوئے سالار کافی پریشان تھا۔
فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا، اور اب ان چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بیکار ترین انسان۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کوئی میٹنگ، کوئی وزٹ، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی فون کال نہیں، کوئی ای میل نہیں، کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں۔ لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا، کیا ہو اگر وہ سمجھوتا کر لے، وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے، وہ پیشکش قبول کر لے جو ابھی اسے کی گئی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو نہیں تھا یہ، ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، زندگی پھر پہلے جیسی ہو جاتی، ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا عہدہ، ترقی، مراعات، سٹیٹس، کیا برائی تھی اگر وہ ضمیر کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتا۔ کانگو اس کا ملک نہیں تھا، نہ پگمیز اس کے لوگ، تو پھر واقعی ٹھیک کہا تھا رافیل نے، وہ کیوں ان کے لیے سب کر رہا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں سے لے آیا تھا جہاں آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ لیکن پھر اسے وہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی تھی جو اس نے ان لوگوں سے ملاقاتوں میں دیکھی تھی، وہ امید بھری نظریں یاد آئی تھی جن سے وہ اسے دیکھتے تھے، کاغذات کا وہ پلندہ یاد آیا تھا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو بھی ہو رہا تھا وہ انسانیت کی تذلیل تھی، وہ غلامی اور غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب 1400 سال پہلے ختم کر چکا تھا، اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے بے انتہا امامہ یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اسے کال کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ اسے لگا شاید سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ فون اس نے دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیر لیا تھا۔ حالانکہ وہاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے درجنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سڑک پر کئی گاڑیاں بھی چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے عجیب سی تنہائی محسوس کی تھی۔ یہ ویسی تنہائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں محسوس کرتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگتا ہے۔ اس نے کئی بار امامہ سے یہ سنا تھا، اور وہ کبھی اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکا تھا کہ یہ صرف اس کی نہیں، خود اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی انداز تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا اس کی زندگی میں بھی۔ اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد سالار سکندر نے اپنی 37 سالہ زندگی کے حاصل محصول پر نظر دوڑائی تھی۔ نعمتیں یقیناً بے شمار تھی، اتنی کہ وہ گننے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتی، لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بے سکونی کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام رہتا تھا تو وہ حافظ قرآن، عملی مسلمان تھا، عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مثالی، گناہوں سے تائب، نعمتوں سے سرفراز، لیکن سکون دل کو ترستا ہوا خالی پن کا شکار۔ سوچوں کی رفتار یکدم ٹوٹی تھی اور وہ حیران ہوا تھا وہ کسی بحران میں کیا سوچنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ آزمائش میں پھنسا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوٹل تک کے راستے میں چلتے ہوئے سوچتا۔ اس کی چھٹی حص اسے جیسے بڑے عجیب انداز میں بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھتے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن کیا تھا۔ ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی خبر چل رہی تھی جس میں 2 مسافر موقع پر مر گئے تھے، جبکہ تیسرا مسافر شدید زخمی حالت میں اسپتال تھا۔ لوکل چینل پر تباہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے ہوئے سالار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا، لیکن پھر سکرین پر چلنے والے ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا۔
اسکرین پر اسکرول میں اس حادثے کے متعلق تفصیلات دی جا رہی تھی اور اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس ایباکا بتایا جا رہا تھا، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ، انقلابی تھا اور CNN کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ سالار کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ دنیا میں تو ہزاروں پیٹرس ایباکا ہو سکتے ہیں، لیکن کانگو میں پگمیز کے لیے کام کرنے والا پیٹرس ایباکا ایک ہی تھا، اور سالار یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ میں تھا۔ وہ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالآخر بڑی کوششوں اور جدوجہد کے بعد کچھ بڑے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انتظامات کیے تھے، اور یہ گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد ممکن ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چھری میری گردن پر گرنے والی ہے، سالار نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ تم اگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ورلڈ بینک اور اس کے عہدیداران پر تنقید کرو گے تو سب سے پہلے میں ہی نظروں میں آؤں گا اور یہ چینلز مجھ سے رسپانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔ سالار کو اس مشکل صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں پیٹرس ایباکا کی انٹرویوز کے بعد پھنستا۔ وہ آتش فشاں جو بہت عرصے سے پک رہا تھا وہ اب پھٹنے والا تھا، اور پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سوں کو بھی ڈبونے والا تھا۔ لیکن میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، ایباکا نے اسے یقین دلایا۔ میں تم پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری سپورٹ کے لیے تمہاری تعریف کروں گا۔ تم تو اب آئے ہو، یہ پروجیکٹ تو تمہارے آنے سے پہلے جاری تھا۔ ایباکا بے حد سنجیدہ تھا، لیکن سالار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یہ یقین دہانی خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سالار سکندر اس پروجیکٹ کی سربراہی کر رہا تھا، اور نہ اسے جمعہ 8 دن آئے ہوئے تھے، اور نہ وہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیر اسے جوائن کر لیتا۔ اگر وہ اس کا حصہ تھا تو کسی نہ کسی حد تک اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا۔ ایباکا کی تعریف ورلڈ بینک کی انتظامیہ کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔ تم جلد سے جلد ورلڈ بینک چھوڑ دو، میں تمہاری رپورٹ کا حوالہ دوں گا کہ اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے تم، اور تمہاری اس پوزیشن کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ ایباکا نے جیسے اسے ایک اور راہ دکھائی تھی۔ میں اس سے پہلے کوشش ضرور کروں گا کہ بینک کو مجبور کر سکوں کہ اس پروجیکٹ پر نظر ثانی کریں۔ جو راستہ وہ سالار کے لیے نکال رہا تھا وہ سالار کو بھی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک آخری کوشش وہ کرنا چاہتا تھا۔ بینک کا رد عمل جاننے کے لیے اسے جیسے یہ امید تھی کہ بینک اگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نہیں روکتا تب بھی کوئی انکوائری تو آرڈر کر ہی سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے تفصیلی ثبوتوں کے باوجود وہ بینک آنکھیں بند کر کے سمم بکمم کی طرح کام کرتا رہتا؟ ایباکا نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی، وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا، اور وہ واشنگٹن آنے تک میڈیا پر ایباکا اور کانگو کے بارے جنگلات کے حوالے سے کوئی نئی خبر تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نئی خبر اسے آج ملی تھی۔ نیوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویشناک تھی۔ سالار کچھ دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر اس نے اپنا فون نکال کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایباکا کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ عجیب اتفاق تھا، لیکن یکدم جیسے اس کا فون رابطوں کے مسائل کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے کانگو میں وہ امامہ سے رابطہ نہیں کر پایا تھا، اور اب وہ لوکل کال نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد ناکامی پر سالار نے جیسے جھنجھلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ فون لائن بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ سالار حیران ہوا تھا، وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا اور اس کی فون لائن کا ڈائریکٹ کام نہ کرنا حیران کن تھا۔ اس نے انٹرکام پر آپریٹر کے ذریعے ایک کال بک کروائی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ آپریٹر کی کال کا انتظار کرتا رہا، اور وہ پہلا موقع تھا جو سالار کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ پہلے بار اسے لگا تھا جیسے اس کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے شاید روکا جا رہا ہے۔ وہ اس شک کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے استقبالیہ پر آ گیا تھا۔ اس پر کہیں بھی خود کال کرنے کے بجائے اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ وہ اسے پولیس انکوائری سے پتہ کر کے بتائے کہ آج صبح واشنگٹن میں ہونے والے اس ٹریفک حادثے کے زخمی کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور چند ہی منٹوں بعد اس نے سالار کو اس اسپتال کا نام بتایا جہاں پیٹرس ایباکا کو لے جایا گیا تھا۔ اور سالار نے اس ریسیپشنسٹ کو کانگو میں اپنے گھر کے اور امامہ کا سیل فون نمبر دیا، اور وہ اگلی کال وہاں کرنا چاہتا تھا۔
वो जैसे अपने खदशात की तस्दीक करना चाहता था। कुछ देर तक कोशिश करते रहने के बावजूद रिसेप्शनिस्ट उससे कहा था कि उसके घर के नंबर्स या इमामा के सेल फोन किसी पर कॉल नहीं हो पा रही। शायद कांगू और अमेरिका के दरमियान इस वक्त राब्तों में गड़बड़ थी। सालार के खदशात की लम्हा भर में हवा निकल गई थी। वो शायद जरूरत से ज्यादा वहम करने लगा था। उसने अपना सर झटकते हुए सोचा और रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की डायरेक्ट फोन लाइन के फंक्शनल ना होने की शिकायत करने के बाद वो वहीं से अस्पताल के लिए रवाना हो गया जहां पेट्रिस इबाका था। अस्पताल पहुंचकर पेट्रिस को तलाश करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे इबाका से मिलने नहीं दिया गया था। वो मखदूश हालत में था और उसकी सर्जरी के बाद उसे मसनूई तनफ्फुस पर रख दिया गया था। अपने आप को इबाका का रिश्तेदार जाहिर करने पर उसे बहरहाल इबाका को दूर से एक नजर देखने की इजाजत मिल गई थी। अस्पताल के आईसीयू में नलियों, तारों और पट्टियों में जकड़े इबाका को सालार पहली नजर में पहचान नहीं सका था। वो स्याह फाम पस कादम आदमी मोटी चमकदार आंखों और ऐसी मुस्कुराहट के लिए पहचाना जाता था जो किसी छोटी बात पर भी उसके चेहरे पर आ जाती। वो बात बेबात कहकहे लगाने का भी आदी था। उसके मोटे मोटे स्याह होंठों से नजर आने वाले दुधिया दांत और मसूड़े उसके हर कहकहे में सबसे पहले नुमायां होते थे। सालार गुमसुम खड़ा उसे देखता रहा। उसे पिग्मीज का नहीं, कांगू का सदर बनना चाहता था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से फारिगुल तहसील होने वाले मुमताज तरीन अफराद में से एक पेट्रिस इबाका भी होता अगर जिंदगी उसे एक मौका देती। शायद वो कभी ना कभी कांगू का सदर बन जाता और अफ्रीका के नुमाया तरीन लीडर्स में उसका शुमार होता, लेकिन जिंदगी फिलहाल उसे ये मौका नहीं दे रही थी। वहां खड़े खड़े सालार को एक बार फिर जैसे ख्याल आया था कि वो चाहता तो अब भी ये सब ठीक कर सकता था। इबाका मर रहा था और उसके मरने के साथ ही वो सारे हकाइक और शवाहिद भी गायब हो जाने वाले थे। शायद ये एक मौका उसे कुदरत दे रही थी। वो उलझा भटका टेम्प्ट हुआ। जमीर का चाबक एक बार फिर उस पर बरसा था और जमीर का चाबक वाहिद चीज नहीं थी जिसने सालार को झटका दिया था। उसके अपने होटल वापसी पर एक बड़ा सानिहा उसका इंतजार कर रहा था। उसके कमरे में उसका लॉकर खुला हुआ था और उस लॉकर में मौजूद उसका पासपोर्ट और कुछ दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स गायब थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका वो बैग भी गायब था जिसमें उसका लैपटॉप था और इस रिपोर्ट से मुतल्लिका तमाम सबूतों की कॉपियां भी। सालार को चंद लम्हों के लिए यकीन नहीं आया। उसे लगा वो उसका कमरा नहीं होगा, वो शायद गलती से किसी और कमरे में दाखिल हो गया था। यह हमाकत की इंतहा थी, लेकिन उसने जैसे अपने कमरे से निकलकर दरवाजे पर नंबर पड़ा था, उसी का कमरा था। हवास बाख्तगी के आलम में वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और उसने पागलों की तरह कमरे की एक एक चीज को छाना, देखा। जिस ज़हनी कैफियत से वो गुजर रहा था उसमें उसने खुद ही उन सब चीजों को, उसे लगा कि शायद कहीं रख दिया होगा। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन वो एक 5 स्टार होटल था और अगरचे होटल के कमरे में रखी जाने वाली किसी भी किस्म की कीमती अशिया के लिए लॉकर फराहम करने के साथ ही वो हर तरह की जिम्मेदारी से बरी जमा हो चुके थे और इसके बावजूद सालार को यकीन नहीं आया था कि सब कुछ हो चुका था। कोई इसके कमरे में उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप क्यों लेकर जाता? इससे भी बड़ा सवाल कि कौन लेकर गया था। बेहद तैश के आलम में उसने फोन उठाकर फौरी तौर पर अपने साथ होने वाले वाकये की इत्तला मैनेजर को देते हुए उसे कमरे में तलब किया था। उसे उस वक्त भी यकीन था कि कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बड़े आराम से उसके अदम मौजूदगी में उसके कमरे में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स का पता चल जाएगा। लेकिन मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स के इस कमरे में आते ही सालार का दिमाग ये जानकर भग से उड़ गया कि इस पूरे फ्लोर पर सफाई से मुतल्लिका काम करने के लिए पिछले 2 घंटे इस फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए गए थे और यह नाकाबिले यकीन बात थी। उसे लगा था एकदम जैसे उसके हाथ पांव कट गए। इसके बावजूद उसके पास कुछ नहीं था। उसका लैपटॉप, उसका बैग, कहाँ गए थे वो सब? उनके गायब होने का मतलब था कि वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो अपनी रिपोर्ट के किसी इल्जाम और तहकीक को डॉक्यूमेंट्री सबूत के बगैर साबित नहीं कर सकता था और इन दस्तावेजाती सबूतों की एक कॉपी उसके पास थी और एक कॉपी गोम्बे में उसके घर के उस लॉकर में जो वो इमामा की तहवील में देकर आया था।
وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا. ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے. وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اسے ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں تھا. پیٹرس اباکا کے ایک حادثے میں زخمی ہونا بھی اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا. کوئی تھا جو پیٹرس اباکا کو کوئی نقصان پہنچانے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا. پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا. ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر اور امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی اور نتیجہ وہی آیا. اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا. اس نے اپنے فون پر ای میل، سوشل میسجنگ کے ذریعے بھی امامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی ای میل، کسی میسج کا جواب نہیں آیا تھا. سالار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنے شروع کی جو اس کے سٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبر اس وقت اس کے پاس تھے، لیکن کوئی بھی ایسا نمبر نہیں تھا جس پر رابطہ ہوتا. اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو وہ کچھ دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان ہے. سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویزات گوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا. اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھر فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں اور فوری طور پر اسے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکیومنٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے. سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے. ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا اس وقت میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں صرف وہ کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتاؤں گا. وہ جھنجھلا گیا تھا. میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں، آپ میرے فون کال پر مت کیجیے گا، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیے گا. اس نے باپ کو مزید تاکید کی. سالار تم مجھے پریشان کر رہے ہو. سکندر عثمان کو ان ہدایات کے بعد خوفزدہ ہونا لازمی تھا. سالار نے فون بند کر دیا اور باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے. فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی. اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا. کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو. فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا مگر سالار کو یقین تھا کہ اس کا فون اور فون کے ذریعے ہونے والے تمام رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کس لیے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے جیسے پیٹرس پر وار کیا تھا، اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو یہ کام خود ہی کر سکتے تھے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی. اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا اور کس قسم کے نقصان اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا. اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا. صرف ورلڈ بینک نہیں، ACIA چیک کر رہی تھی. پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا. اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا. یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا ہے کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی. اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا. اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا. لیکن اب اپنی ٹریول ڈاکیومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان تمام مطالبات پر کچھ لچک نہیں دکھا دیتا جو وہ لوگ اس سے کہہ رہے تھے.
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद सिकंदर उस्मान को उसने दोबारा फोन किया था और उन्होंने उसे बताया कि इमामा और उसके बच्चे घर पर नहीं हैं, घर लॉक्ड है और वहां कोई मुलाजिम या गार्ड नहीं है जो उनके बारे में कोई इत्तला देता। एम्बेसी के अफसरान ने कांगू के वजारत दाखिला के साथ इस सिलसिले में राब्ता किया था, मगर उसकी फैमिली के बारे में जो भी पता था वो फौरन पता नहीं चल सकता था, कुछ वक्त तो लगना था। जो कुछ वो फोन पर सुन रहा था उसके जिस्म में कपकपाहट दौड़ने के लिए काफी था। इमामा और उसके बच्चे कहीं नहीं जा सकते थे, उससे पूछे और इसे इत्तला दिए बगैर गार्ड्स बैंक के फराहम किए हुए थे, और ये कैसे मुमकिन था कि घर लॉक्ड होने पर भी वहां से चले गए। मैं कोशिश कर रहा हूं फौरी तौर पर एम्बेसी मेरे वीजे का इंतजाम करे और मैं वहां जाकर खुद इस सारे मामले को देखूं। सिकंदर उस्मान उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। और तुम भी कोशिश करो कि फौरी तौर पर वहां पहुंचो, अमेरिकन एम्बेसी को इनकी गुमशुदगी की इत्तला दो। तुम तो अमेरिकन नेशनल हो, तुम्हारे बच्चे भी, वो हमारी एम्बेसी ज्यादा मुस्तैदी से उन्हें तलाश करेंगे। सिकंदर उस्मान ने उसे एक रास्ता दिखाया और बिल्कुल ठीक दिखाया था, लेकिन वो बाप को इस वक्त ये नहीं बता पा सकता था कि वो इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ही उलझ पड़ा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा सालार, तुम परेशान मत हो। कांगू में अभी इतना भी अंधेरा नहीं मचा कि तुम्हारी फैमिली इस तरह गायब हो सके। सिकंदर उस्मान अगर कांगू में रह चुके होते तो शायद कभी ये जुमला ना कहते। वो शायद ये समझ रहे थे कि उनका बेटा जो अमेरिकन नेशनल वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक था, उसके या उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। और जवाब में कहने के लिए सालार के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आज वो महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन गूंगा हुआ था, और जो कुछ वो बोल नहीं पा रहा था तो उसका दिल चाह रहा था कि वो गला फाड़ फाड़ कर बेहंगम आवाज में चिल्लाए। सिकंदर उस्मान ने मजीद कुछ भी कहे बगैर वो फोन रखकर फोन बूथ से आ गया था। सिकंदर उस्मान से मजीद कुछ भी कहे बगैर वो फोन रखकर वापस आ गया था। और वापस होटल में जाने में से सिर्फ 5 मिनट लगे थे, लेकिन इस वक्त वो 5 मिनट सालार को 5000 साल लग रहे थे। वो मुल्क और वो शहर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। वो एक फोन कॉल करता तो वहां मजमा लग जाता, लेकिन कोई मजमा, कोई उसका मसला, उसकी आजमाइश खत्म नहीं कर सकता था। और आजमाइश थी कि बला की तरह उसके सर पर आई हुई थी, इससे भी बढ़कर उसकी फैमिली के सर पर। वो होटल के कमरे में आकर दरवाजा बंद करके खुद पर काबू नहीं रख पाया था। वो बेख्तियार चीखें मारता रहा, बिल्कुल उसी तरह जब कई साल पहले मारगला की पहाड़ियों पर एक तारीक रात में एक दरख्त से बंधा वो चिल्लाता रहा था। बेबसी की वही इंतहा उसने आज भी महसूस की थी, और इससे ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस की थी। तब जो भी गुजर रहा था उसके अपने ऊपर गुजर रहा था, और जो भी होना था सिर्फ उसे होना था। लेकिन जो आज गुजर रहा था वो उसकी बीवी और कमसन बच्चों पर गुजर रहा था, और उसको पहुंचने वाली किसी तकलीफ का, और उनको पहुंचने वाली किसी भी तकलीफ का तस्वुर सालार सिकंदर को जैसे स्लेब पर लटका रहा था। अगर कोई गलती थी तो उसकी थी, उसकी फैमिली का तो कोई कसूर नहीं था। क्या वो भी उसे मार देते पेट्रस इबाका की तरह? उसे ये कबूल था कि वो इबाका की तरह इस बिस्तर पर उसी हालत में पड़ा होता, लेकिन इमामा, जिब्रील और अनाया और वो और उसका वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था, उनका क्या कसूर था? वो लोग जो उसके आसाब को शल करना चाहते थे वो उसमें कामयाब हो रहे थे। वो अगर उसे घुटनों के बल गिराना चाहते थे तो वो गिर गया था, वो उसे ऊंधे मुंह देखना चाहते थे तो वो ऊंधे मुंह पड़ा था। और आज सालार पर बहुत भारी थी। पता नहीं वो कितनी बार होटल से निकलकर फोन बूथ पर गया था सिकंदर उस्मान को फोन करके वो इमामा और बच्चों के बारे में किसी इत्तला का पूछता और फिर उसी तरह वापस आ जाता। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाया था। इमामा, जिब्रील और अनाया के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। अगली सुबह वो ऑफिस के औकात की शुरू होने से बहुत देर पहले वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया था। अलेक्जेंडर राफेल ने अपने कमरे में आते हुए सालार सिकंदर को बड़े इत्मीनान से देखा था। ये वो सालार नहीं था जो कल यहां आया था। एक दिन और एक रात ने उसे जैसे पहाड़ से मट्टी बना दिया था। मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है,
उसने आते ही जो जुमला कहा था, राफेल उससे उस जुमले की तवक्को नहीं कर रहा था। उसका ख्याल था वो कहेगा कि वो इनकी तमाम शरायत मानने के लिए तैयार था, लेकिन वो कुछ और कह रहा था। प्रेसिडेंट से मुलाकात बहुत मुश्किल है, ये तो कम से कम इस महीने में तो ये मुमकिन नहीं है, और फिर उस मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आ गई तुम्हें? अगर तुम्हें वो सब कुछ दोहराना है जो तुम कल यहाँ कहकर गए थे, तो वो मैं प्रेसिडेंट तक पहुंचा चुका हूं। राफेल आज उस टोन में बात कर रहा था जिस टोन में वो कल बोर्ड रूम में बैठा बात कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए सालार की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में बैठकर रोना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे वही लग रहा था। वो किसी भी लम्हे फूट फूट कर रोने लगेगा, और आखिरी चीज जो वो करना चाहता था वो यही काम था। कंशासा में कल से मेरी फैमिली गायब है, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। अपने लहजे पर काबू पाते हुए उसने राफेल की आंखों में आंखें डालते हुए कहना शुरू किया, ओह बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए कांगू, ताकि पुलिस की मदद से तुम अपनी फैमिली को बरामद करवा सको। जो हालात कांगू में हैं, उनमें कोई गुमशुदा शख्स बहुत ही सही सलामत कम वापस मिलता है। लेकिन फिर भी राफेल यूं बात कर रहा था जैसे अखबार पढ़ रहा था। उसके लहजे, चेहरे, आंखों में कहीं सालार के इंकशाफ पर कोई अफसोस या हमदर्दी नहीं थी। और सालार ने उसकी बात काटी, मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं, होटल के कमरे में से सब कुछ गायब है, और अब मैं कल वापस कंशासा नहीं जा सकता। मुझे हेडक्वार्टर की मदद चाहिए अपने पासपोर्ट और दूसरी दस्तावेजात के लिए, और मुझे वर्ल्ड बैंक से फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट ले सकूं। राफेल ने उसकी बात खामोशी सुनने के बाद उसे बड़े ठंडे अंदाज में सरमेहरी से कहा, इन हालात में वर्ल्ड बैंक तुम्हें नए पासपोर्ट के लिए कोई लेटर जारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम आज रिजाइन कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें मामूल के तरीकाकार के मुताबिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर कांगू जाना चाहिए एक विजिटर के तौर पर। अगर तुम्हें वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय होते तो हम तुम्हारी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जाते, लेकिन अब वो और उनका तहफ्फुज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब ये है कि तुम कंशासा में अमेरिकन एम्बेसी से राब्ता करो और अपनी फैमिली के लिए मदद मांगो, या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से। तुम ओरिजिनली पाकिस्तान से ही हो ना? राफेल ने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर बड़े भूलपन से उसे यूं पूछा जैसे उसे यह अचानक याद आया हो कि वो दोहरी शहरियत रखता था। सालार उसके इस तज़हीक आमेज जुमले को शहद की घूंट की तरह पी गया। वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय को ब्लू पासपोर्ट इशू होता था, और इस पासपोर्ट के हुसूल के लिए उसे एक बार फिर से हेडक्वार्टर से उसके लिए लेटर चाहिए था, या फिर वर्ल्ड बैंक उसकी जगह पर खुद उस पासपोर्ट के अप्लाई करके उसे पासपोर्ट दिलवाता। लेकिन अब राफेल के दो टोक इनकार ने सालार की ज़हनी हिजान में इजाफा कर दिया था, और जिंदगी में कभी किसी मगरबी इदारे से उसे इतनी शदीद नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस दिन वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में बैठे हुए उससे हुई थी। वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल और बेहतरीन सलाहियतें मगरब को देता आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारे और अब वर्ल्ड बैंक, वो इस हेडक्वार्टर में कल तक एक खास स्टेटस के साथ आता था, और आज वो उससे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे जैसे वो एक भिखारी था, एक नाकारा बेकार आदमी जिसके पास अब वर्ल्ड बैंक को देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें उसकी इतनी ही दयानतदारी, इखलास और ज़मीर चाहिए था जो सिर्फ उनके इदारे और तहसीब की तरक्की के लिए जरूरी था। इंसानियत मादा परस्ती के इस जंगल के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे मगरिब तरक्की कहता था, और इसी तरक्की के हुसूल की ख्वाहिश में भी वो सारी उम्र सरगर्दान रहा था। बाज लम्हे इंसानों की जिंदगी में तब्दीली के होते हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियों के। सिर्फ एक लम्हे की जरूरत होती है जो इंसान को बहुत सारी जंजीरों से आजाद कर देता है। 37 साला जिंदगी में आज दूसरी बार सालार की जिंदगी में वो लम्हा आया था। पहली बार मारगला की पहाड़ी पर मौत के खौफ की गिरफ्त में वो इस तरह से जिंदगी से ताइब हो गया था जो वो गुजारता आया था, और आज दूसरी बार वो इमामा और अपने बच्चों की मौत के खौफ और वर्ल्ड बैंक में अपने सीनियर्स के हाथों मिलने वाली हितक और जलील के बाद वो फैसला कर बैठा था जो वो अब तक करते हुए झिझकता और कतराता रहा था। बास खौफ सारे खौफ खा जाते हैं। सालार सिकंदर के साथ भी उस दिन यही हुआ था। वहां बैठे उसने उस दिन ये तय किया था कि वो अगले 10 साल में वर्ल्ड बैंक से बड़ा इदारा बनाएगा। वो दुनिया के मालियाती निजाम को उलट कर रख देगा जिस पर मगरिब काबिज था। वो सारी उम्र मगरबी इदारों में मगरबी तालीम हासिल करता रहा था, और वो मगरिब का मद्दाह था
لیکن وہ مغرب کا متی نہیں سن سکتا تھا۔ ذلت بہت کم لوگوں کو متی بناتی ہے، تذلیل لوگوں کو منتقمل مزاجی سکھاتی ہے، بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے، لیکن سالار سکندر نے اپنی پروفیشنل زندگی میں پہلی بار ایسی تذلیل چکھی تھی۔ ذلت، تذلیل، جتنے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہو سکتے تھے اس کو محسوس ہوئے تھے۔ مغرب کی مشینری کا ایک بہترین اور کارآمد پرزہ بن کر بھی وہ صرف ایک پرزہ ہی بن سکا تھا، جس کی مدت، میعاد اور ضرورت ختم ہونے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیا جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی قابلیت، اپنی مہارت اور اپنے کام سے جانا جاتا ہے۔ وہ خود کو اہم نہیں، اہم ترین سمجھتا تھا، لیکن اس کا یہ یقین خوش فہمی نکلی تھی۔ تبھی الیگزینڈر رافیل نے بظاہر بے نیازی جتاتے ہوئے کہا، تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گیا۔ رافیل پہنچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی کے لیے گڑگڑاتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے پاسپورٹ کو ایشو کرانے کے لیے ورلڈ بینک کی اپروول اور تعاون کی بھیک مانگتے ہوئے پھر بالآخر ان ٹرمز اور کنڈیشنز کو مانتے ہوئے استعفیٰ دینے یا کانگو میں اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کی، جس کے لیے وہ کل یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن سالار سکندر ان حالات میں بھی اٹھ کر چلا گیا تھا اور رافیل کو لگا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ ہیڈ کوارٹرز کی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کو خود بھی یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، ورنہ وہ اتنا بے رحم اور بے حس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آ جائے۔ وہ وہاں کمپرومائز کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی شرائط ماننے کی نیت سے گیا تھا، لیکن رافیل کے الفاظ اور رویے نے جسے سالار سکندر کا ذہن الٹ کر رکھ دیا تھا، اور وہ کہنے لگا، میں ان میں سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر گڑگڑاؤں گا تو بھی ان میں سے کسی کے سامنے نہیں گڑگڑاؤں گا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے۔ ذلت جب بھی میرا مقدر بنی ہے میرے فیصلوں اور میرے انتخاب سے بنی ہے۔ میں آج بھی اللہ سے عزت ہی مانگوں گا، پھر اللہ مجھے عزت نہیں ذلت دے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی ذلت بھی قبول کروں گا، لیکن میں دنیا میں کسی اور شخص سے ذلت نہیں لوں گا، نہیں جھکوں گا، نہ کمپرومائز کروں گا، کم از کم اب اس سب کے بعد تو نہیں۔ وہ ریت کا ٹیلا بن کر اندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کر باہر آیا تھا۔ وہ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ امامہ، جبریل، عنایا، یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، کسی انسان سے تو کبھی بھی نہیں ملی، تو پھر میں انسانوں سے ان کے لیے بھی کیوں مانگوں؟ وہ ضدی تھا، لیکن اس نے زندگی میں سوچا بھی کبھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بساط کس طرح پلٹنے والی تھی۔ وہ اس کو صرف مات دینا چاہتے تھے، لیکن سالار انہیں شہمات دینا چاہتا تھا، اور اللہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کافی ڈپریسنگ سین ہوا ختم۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے، وہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی پوری ایپیسوڈ میں آپ کا سب سے فیورٹ سین کون سا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔